नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश और आज ये प्रोग्राम में चर्चा करेंगे जेन ज़ी के मसलों को लेकर। देश में आने वाले समय में और क्या चुनौतियां हैं, देश के अंदर से और देश के बाहर से, क्योंकि जेन ज़ी आंदोलन के बाद जिस तरीके से इन आंदोलनों में विदेशी ताकतों के हाथ होने की बात सामने आई है, ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। अच्छा, इस षड्यंत्र को सरकार कितना समझ रही है, ये तो उनके स्टेप से समझ में आ सकता है, लेकिन कुछ ऐसे कारनामे अभी हुए कुछ दिनों में, उसमें ऐसा लग रहा है कि सरकार भी इनके जाल में फंसती नज़र आ रही है। तो कौन से कदम उठाने चाहिए सरकार को इन आंदोलन को लेकर, जेन ज़ी की समस्याओं को लेकर, आने वाले देश के निवासियों की समस्याओं को लेकर, क्योंकि अभी हाल ही में सरकार ने एक दो डिसीजन ऐसे लिए। अभी एक डिसीजन लिया कि यूपीआई पेमेंट करने पर भी अब चार्ज लगेगा। इसके अलावा ये जो सरकार एफसीआरए लेकर आ रही है, उसको लेकर भी आवाज़ें उठनी शुरू हुई हैं। तो ये आवाज़ें क्यों उठ रही हैं और आने वाले दिनों में कितनी विस्फोटक स्थिति होने वाली है, इन सब विषयों पर आज चर्चा करेंगे और ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ हमेशा के लिए मौजूद रहते हैं, आचार्य राजेश जी। सीधे उनके पास चलेंगे। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आचार्य जी, आप जैसे पहले से चिंता व्यक्त करते चले आ रहे हैं कि देश में जो कुछ घटनाक्रम अभी हो रहे हैं, सरकार के जो निर्णय हैं वो चौंकाने वाले तो हैं ही, लेकिन आने वाले दिनों में बड़ी चुनौतीपूर्ण ये नज़र आ रहे हैं। देश में कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित होती लग रही इन निर्णयों से कि कुछ अच्छे दिन नहीं दिख रहे। और आप तो बहुत पहले से इस बात को लेके कहते चले आ रहे हैं कि आने वाला समय संकट का समय है और ये चाहे जेन ज़ी के मामले हों चाहे दूसरे मामले हों, ये विपदा बढ़ाने वाले हैं। तो एक तो आचार्य जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो आंदोलन हो रहे हैं, ये जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो क्या वास्तव में सही समय पर लिए जाने वाले सही डिसीजन है, या आने वाले दिनों में और विस्फोटक स्थिति बनेगी, या सरकार को क्या कुछ संभल के चलना चाहिए? क्या रणनीति होनी चाहिए सरकार की? अभी जो समय चल रहा है इसमें सरकार को भी सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल की महादशा चल रही है सितंबर 25 से सितंबर 2032 तक भारत के लिए। तो मंगल दूसरे स्थान पर है, तो दूसरा स्थान कुटुंब का स्थान होता है। तो निश्चित रूप से कुटुंब कलह होकर रहेगी और जातीय दंगे की स्थिति भी यहाँ पर निर्मित होती दिख रही है इसमें। और अभी तो भारत गुलामी से थोड़ा ही समय हुआ है उसको स्वतंत्र हुए, और यहाँ की जनता में ये जागरूकता ना आ जाए कि आप एक स्वतंत्र हैं और आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए, तो उसके लिए स्वतंत्रता की घुट्टी हमें शुरू से ही पिलाई गई है। आज आप जरा सा एक मकान के आगे कुछ झुग्गी बना लो, कुछ आगे बना लो, आपको से कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जब वो आपके मकान को तोड़ने आए और आपने कहीं उससे शिकायत दूसरी जगह डाली, तो मंत्री हुए, अधिकारी हुए, ये आप पर एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा बड़ा घपला तो वो करके बैठे हुए हैं। तो उसमें जो लूट रहा है वो लूट रहा है। उनने आपको 50 रुपये लुटवा दिए, खुद ने अरबों लूट लिए, और सज़ा दोनों के बराबर, 50 रुपये की और अरबों रुपये की। और आप बड़े आदमी का कुछ नहीं कर पाओ, छोटे आदमी फंस जाओगे। तो ऐसी जो व्यवस्था है ये स्वतंत्र भारत के टाइम से ही ला दी गई हैं, और उन व्यवस्थाओं के चलते ही अब अव्यवस्थाओं में परिवर्तित वो सब चीज़ें हो चुकी हैं। मंगल की महादशा में भी यही होने वाला है। अब मंगल की महादशा है और युवा जागृत हो चुका है, और अभी जो समय चल रहा है विश्व युद्ध का समय चल रहा है, विश्व युद्ध चल रहा है अभी। तो इसमें भी स्थिति है कि हम भी विश्व युद्ध में एंट्री करेंगे अगले साल। अब बाहर वालों से लड़ोगे, अंदर वालों से लड़ोगे। अब फिर जिन लोगों ने संविधान में परिवर्तन बहुत सारे सरकारों ने किए, वो विपक्ष भी बैठे हुए हैं। तो उन्होंने ऑलरेडी भारत को गुलाम बनाने के लिए इतने सारे नियम नेगेटिव बना दिए थे कि आप कभी भी गुलाम हो जाते, स्वतंत्र आप कोई निर्णय ले ही नहीं पाते थे। अब उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं, अब 370 धारा कभी चेंज नहीं की उन्होंने, जानबूझकर एक अटका के रखा भारत, तो उसमें गुलामी बनी है। और जरा सा कोई बात करता था तो बोलते खून की नदियाँ बह जाएंगी, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर देश नहीं बचेगा, और 370 उन्होंने हटा दी। तो ये जो परिस्थितियाँ निर्मित पहले की गई थी, उनमें परिवर्तन का जो समय वो भी अभी आ रहा है। तो विपक्ष का जो रवैया है वो लगभग हर बार में नेगेटिव दिखाई देता है। जहाँ संसद में आपको बैठकर नियम बनाने हैं, संसद में बातों की चर्चाएं करनी है, वहाँ आप एक नया रवैया लेके खड़े हो जाते हैं। तो जनता जनार्दन के द्वारा आई हुई वो सरकार है,
और वो सरकार अपना करके दिखाएगी आने वाले 5 साल में कौन को मंत्री बनाना, कौन को नहीं बनाना, ये सब उसको रिकॉर्ड लिया के अगले चुनाव में लेके जाना है। और आप उनको बोलोगे नहीं प्रधानमंत्री ये नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री ये नहीं बनेगा, शिक्षा मंत्री ये नहीं बनेगा, तो ऐसा थोड़ी होता है कि विपक्ष बैठेगा और उनको ज्ञान गणित देगा कौन प्रधानमंत्री बने। मतलब विपक्ष तुम जीत जाओ और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवा दो, तब खुश होगे। तो ऐसा जो माहौल चल रहा है, ये माहौल कुटुंब कलह में ही आता है और मंगल में आता है। तो ये जो स्थिति हो रही है सब की सब एकदम बिल्कुल नेगेटिव चली जा रही है। तो जो विपक्ष का रवैया है, ये रवैया बहुत बेहतर रवैया नहीं है देश के लंबे उसको देखने के लिए। और ऐसे समय में सत्ता पक्ष भी गर्राहट में है, उनको लग रहा है हम इतने साल से बैठे हुए हैं और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग हमें मान रहे हैं, लोग हमें वोट दे रहे हैं, तो उसमें भी गलती पे गलती कर रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति उनको समझाने की कोशिश करता है तो व्यक्ति एक जेनजी जैसे आना शुरू हुआ, लोगों के अंदर एक माहौल बनना शुरू होता है। तो ठीक है, विपक्ष के नेता माहौल बना रहे हैं, उनको ईडी वीडी का शिकंजा कस दो, जिसके पास पैसे हैं उसके पास ईडी भेज दो, जिसके पास कुछ नहीं है उस पास पुलिस भेज दो। लेकिन जब ऐसा हुजूम जिसके पास कुछ भी नहीं है, नंगे से खुदा डरता है, कहावत है, तब ऐसे लोग आके खड़े हो गए, तुमने शिक्षा मंत्री बदलवा दिए। तो ये जो स्थिति हो रही है, ये तुमने कभी कल्पना ही नहीं की होगी। तो आने वाला समय ऐसा भी हो रहा है कि मंगल की महादशा में इस प्रकार के कई उपद्रव खड़े होंगे, उनको कंट्रोल पहले से करने की बहुत आवश्यकता है। तो सरकार को भी सजग रहना पड़ेगा और क्या क्या मुद्दे उठ रहे हैं उन पर भी गंभीरता से चर्चा करनी पड़ेगी और विपक्ष के ताने बाने से भी बचना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष तो विदेशी ताकतों के बीच में खेल रहा है, तो सारी व्यवस्थाएं वहाँ से हो रही हैं। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है। नहीं, लेकिन अब विपक्ष का काम तो विरोध करना ही है और सरकार का काम है उस विरोध को वो कैसे हैंडल करती है। बिल्कुल। तो सरकारें अब जैसे मान लो जैन जी ने आंदोलन किया और सरकार विवश हो गई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए, तो यही काम यदि सरकार पहले से कर लेती तो ये आंदोलन खड़ा नहीं होता। यही तो हम बोल रहे हैं कि समय से पहले उस बात को समझ जाते। जैसे ही इन्होंने यूजीसी लागू किया और सवर्णों पर इसने अटैक किया कि एक जो जाति जिसका कोई लेना ना देना, बेचारा एक अपने हिसाब से संघर्ष कर रहा है इस देश में आज के समय में, कई सवर्ण भीख मांगने की पोजीशन पर है, आरक्षण के चक्कर में उनकी हालत खराब है, फीस भर के वो परेशान है, बच्चों को वो पढ़ा नहीं पा रहा है, और उसके ऊपर तुमने ऐसा नियम लागू कर दिया कि एक व्यक्ति आएगा उसके बारे में बोल देगा इसने मेरे को जाति सूचक शब्द बोले, और उन्होंने 6 महीने के लिए जेल हो गई इसको, 6 महीने तक सुनवाई नहीं होनी। मतलब आतंकवादी तक की आज आतंक करता है, हजारों की हत्या करता है अपराधी, और जाने के बाद दूसरे दिन कोर्ट में जाके वो अपनी जमानत की अर्जी लगा देता है और कोर्ट सुनवाई भी कर देती है। और वो श्रद्धा मर्डर केस था, उसके 27 टुकड़े कर दिए। जो आफ्ताब जो लड़का है जिसने मर्डर किए, उसे पढ़ाई के नाम पे बेल मिल गई, शादी में जाने के नाम पे उसको बेल मिल जाती है। मतलब ऐसे अपराधियों को बेल मिल रही है, और जो सवर्ण अपराधी भी नहीं है, जिसका हुआ नहीं हुआ मामला, बात हुई नहीं हुई, और उनको सीधा 6 महीने की बात कर दो। तो ये जो नियम लागू किया था तभी इसका विरोध शुरू हुआ था, उसी समय उसको हटा देना था। इन्होंने उठा के उसको वापस करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया। कोर्ट फैसला देगा नहीं, लेकिन पेंडिंग पड़ा रहेगा, वो कहीं की नेगेटिव सरकार आ गई उसको लागू कर जाएगी। पर आचार्य जी, ये तो असल में वोट बैंक का मामला है ना, सरकार को अपना वोट खिसकता नजर आता है। एक बार आपको याद होगा मोहन भागवत ने बिहार चुनाव के पहले जरा सी बात कह दी थी कि आरक्षण का रिव्यू करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए, इतने में बिहार में सरकार उलट गई थी इनकी। तो ये जो मामला है, उस मामले को आप किस व्यक्ति ने कहा था कि यूजीसी लागू करो? आप तो जानबूझ के लेके आए ना सवर्णों के खिलाफ, कोई ने मांग की थी क्या आपसे इसकी? आप तो लेके आ गए, उनको इनके हमें वोट मिल जाना चाहिए। जो मुद्दा पड़ा हुआ उन्हें वहीं पड़ा रहने दो। वो क्या है कि उसको छेड़ना ठीक नहीं है, वो समस्या उनकी है। उनके यहाँ कलेक्टर के बच्चे कलेक्टर पैदा होते रहेंगे, मंत्री के बच्चे मंत्री बनते रहेंगे, जो नीचे पड़े हो वो नीचे ही पड़े रहेंगे। अब उनकी सुनवाई मत करो, आप उनका छेड़ोगे तो मरोगे, तो वहाँ तो आप शुभ बैठ जाओ। लेकिन सवर्णों को टारगेट बना के सवर्णों को नुकसान पहुंचा दो, ये तो गलत बात है ना। मतलब जिसने माना नहीं, करा नहीं, मतलब सरकार को इस वर्ग का भी सोचना चाहिए और ये मान के नहीं चलना चाहिए कि हमें तो सब वोट दे रहा है तो हम जीतेंगे। हाँ, एक गर्राहट में जाते हैं, क्योंकि चुनौती इनके सामने भी है। जैसे आचार्य जी, एक और आंदोलन की बात करूँगा। अब जैसे मान लो जैन जी ने आंदोलन किया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सरकार को लेना पड़ा। बिल्कुल, ये पहले भी ले सकते थे। एक चीज़ में और सरकार इग्नोरेंस कर रही है, और वो ये है कि 25 लाख से, ये तो 22 लाख इनका नीट विद्यार्थियों का मामला था, 25 लाख शिक्षकों का मामला है। उनको 25-25, 30 साल बाद नौकरी करने के बाद परीक्षा के लिए विवश किया जा रहा है। अब सरकार इस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रही, और संसद में भी जवाब दे रही कि साहब हम पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी। लेकिन ये भी बड़ा मुद्दा है
नहीं, मुद्दा है आज 25 साल के बाद व्यक्ति की एक तो मेमोरी उस लेवल पे नहीं हो पाती। अब आप कंपटीशन के जो एग्जाम क्या पूछोगे क्या नहीं पूछोगे सारी चीज़ें, और फिर दूसरी बात जब उनका चयन हुआ था तब आपने उस नियम से किया था। 1 साल हो जाए 2 साल हो जाए, एक छोटी सी अवधि हो तो उसमें आप ये काम कर सकते हो। तो यही तो बात कर रहे हैं कि सरकार को इन सब मामले को लेकर गंभीरता से सोचना चाहिए और उस पर आगे बढ़ना चाहिए। सरकार को जनहितैषी हाँ, काम करने चाहिए, जिससे जनता खुश हो वो काम करने चाहिए। नाराजगी वाले काम मत करो, क्योंकि समय हाँ, आप ये सोच रहे हैं अभी सरकार इस अकड़ में है कि हम जो चाहेंगे वो कर डालेंगे, जैसे चाहेंगे वैसा कर डालेंगे, और उसी का ही नतीजा है कि देश में एक अराजकता का माहौल नया पैदा हो रहा है। अभी इस देश के साथ में इतना बड़ा संकट है कि 2027 में आप विश्व युद्ध में एंट्री करने वाले हो। अमेरिका से आप इसलिए डर जाते हो कि साला अभी उसमें अमेरिका को ठोकेंगे तो चीन इधर से आ जाएगा, चीन को ठोकेंगे तो अमेरिका उधर से आ जाएगा। तो अभी तो हमारे सामने चुनौती पड़ी है, इनसे लड़ेंगे तो मालूम पड़ा मिडिल ईस्ट बीच में आ जाएगा। तो हम तो एक जवान की तरह जो चारों तरफ दांतों से घिरे हुए हैं। अब बहुत सारी समस्या है, यहाँ का आदमी जरा सा इग्नोर नहीं कर पाता। कहीं पेट्रोल 15 दिन मत दो तो पेट्रोल के लिए चिल्लाने लग जाएगा। मतलब राष्ट्र के लिए यदि वो 15 दिन पैदल चल रहा है तो उसको मंजूर नहीं है। कहने का अर्थ है कि यदि सरकार जनता की जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसमें आप ये सवर्ण और ये सब मत देखिए, उनका प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर दीजिए। बिल्कुल, आपने छात्रों का समस्या का समाधान किया, लेकिन एक आंदोलन खड़ा हो गया उसमें और अब सरकार की बदनामी हुई। बिल्कुल ऐसे ही यदि ये नहीं माने तो शिक्षक को भी ये विवश कर रहे हैं कि वो सड़कों पे आए, उतरे, आंदोलन करें, और फिर आप उनको टेट से मुक्ति दिला पाएंगे। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि जो जितना अपने से कल्याण हो जाए उतना करे, क्योंकि समय खराब आने वाला, चुनौती वाला समय, देश के लिए चुनौती वाला समय। आज सवर्ण यूजीसी आंदोलन पर सवर्ण क्यों चुप हुआ? कि सवर्ण एक बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको पता है अभी हम सड़कों पर उतरेंगे, देश दुनिया के सामने कितनी बड़ी समस्याएं रखी हुई है। तो उसने इतना बड़ा जहर का घूंट पी लिया, आपने उसके लिए बिल्कुल फांसी टांगने की व्यवस्था कर दी, वो शांत हो गया। तो वो देश के लेके शांत हुआ है। अभी जेनजी वगैरह ये तो ऑलरेडी अभी जंतर मंतर पर इनका धरना हुआ, धरना प्रदर्शन में कहाँ से लोगों ने पैसे जमा कर करके इनको सबको खाना खिलाया, बर्गर पिज्जा जो भी कतर से खाना है। और वही अभी झारखंड में चल रहा है। झारखंड के जो जेएनजी हैं वो कर रहे हैं, उनको खाना ही नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो आंदोलन अब व्यक्ति खुद कर रहा है, वो आंदोलन विदेशों द्वारा प्रायोजित था। तो ये एक बड़े अंतर है। विदेशों द्वारा प्रायोजित आंदोलन की आपने सुन ली, तो जो यहाँ से आंदोलन उठ रहा है उसकी आप सुन नहीं रहे। तो इन सब बातों पे आपको गंभीरता से देखना पड़ेगा। एक आचार्य जी, अभी ये FCRA जो बिल आ रहा है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट, जो सरकार लेके आ रही है, इन विदेशी फंडिंग पर ही अंकुश लगाने के लिए वो लेके आ रही है। बिल्कुल, तो वो तो सरकार ठीक कर रही है वो कदम कि नहीं? उसमें हाँ वो कदम ठीक कर रही है, लेकिन सरकार का प्रस्तुतिकरण बहुत क्लियर होना चाहिए उस बात के लिए। मतलब वो तो बिल एक इतना अच्छा है कि आज भारत में जो धर्मांतरण हो रहा है उसमें धर्मांतरण से आपको बचत मिलने वाली है, बहुत सारे लाभ मिलने वाले। आप देखो ना, वांगचुक सिर्फ इसी बात को लेके, ये व्यक्तिगत वांगचुक की समस्या थी कि FCRA से उसको फंडिंग होती थी और उसकी संस्थाएं चल रही थी। जैसे ही देखा FCRA आने वाला है, वो खुद की समस्या को उसने तत्काल जेएनजी से जोड़ा, कॉकरोच से जोड़ा और नीट से जोड़ा और धरने पे जाके बैठ गया। वो थी उसकी व्यक्तिगत समस्या हो। मतलब उस व्यक्ति ने कितनी धूर्ततापूर्ण निर्णय लिया और पूरी सरकार को झुकवा दिया। 12 दिन भूखा बैठ गया, जाकर जेल बैठने वाली स्थिति उसने ऐसी कर ली। तो अब कितना बड़ा इम्पैक्ट रहा होगा। सरकार को समझ नहीं आता क्या चक्कर था। उससे बात करते, उसको वहीं ठंडा करते, सारे काम कर सकते थे। लेकिन जहाँ हालांकि ये राजनीति भी होती है कि कुछ दिन तक बढ़ाया जाए, बढ़ाने के बाद इनका समाधान निकाला जाए, ताकि इन लोगों के बीच में क्या क्या चल रहा है मालूम पड़े। मतलब सरकार को ये जाल समझना चाहिए कि कौन कैसा ट्रैप बिछा रहा है और आप उस ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। और ये बात भी आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जैसे ही वो आंदोलन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, वो वांगचुक साहब चले गए अपने लद्दाख और ये सारी कॉकरोच पार्टी अलग हो गई। पता भी नहीं है लद्दाख। उसके बाद इनने कॉकरोच पार्टी वालों ने उनकी सुध ही नहीं ली। वांगचुक क्या भूखे मर रहे हैं कि उन्हें खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और CJP वाले तो पिज्जा बर्गर खा रहे थे और वो भूखे रह रहे थे। बिल्कुल। लेकिन इस ट्रैप को सरकार को समझना चाहिए। ये FCRA है तो ठीक, सरकार ला तो ठीक रही है, लेकिन उसको जो आप जो कह रहे हैं कि जस्टिफाई करना चाहिए जनता के साथ। कि होगा क्या और करना क्या है, किस किस लोगों को फायदा हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है। तो बड़ी, हालांकि उसके लिए संसद है, संसद में बात करने पर सब बातें सामने आती हैं। तो विपक्ष यही तो नहीं चाहता संसद में बात चले। मतलब विपक्ष एक तो प्रस्तुत नहीं करना चाहता। इनको व्यक्तियों को बैठ के समझाना चाहिए। इतने सारे TV चैनल हैं, इतने ऐड दे रहे हैं फालतू बन के, उस पर ही इन बातों को जनता को समझा दे सीधा सा। विपक्ष को नहीं बैठना, मत बैठे, जो बैठे हो उनको बैठा और अपना काम शुरू कर दो। जनता तो सब चीज़ समझ रही ना। अब वो इन सब बातों को लेके एक जनता के बीच में इनको एक सामंजस्य पैदा करना पड़ेगा।
हाँ, अब जैसे मोदी जी 4 दिन बच्चों के लिए आ गए अपने एक इंस्टाग्राम पर। तो लोग समझे कि नहीं उस बात को लेकर। मोदी ने कहा था थाली बजाओ, सब लोगों ने थाली बजा दी। मतलब एक व्यक्ति आप पे इतना विश्वास कर रहा है और आप उस विश्वास को अविश्वास में कन्वर्ट कर रहे हो। तो वो जब आप पे विश्वास कर रहा है तो आप उसके सामने तालमेल बैठाओ। तो विपक्ष तो अगली बार एक जीतने वाला और सीधा जनता के संपर्क में, जनता के संपर्क, जनता से के लाभ की बात उसमें बताई जाए। बिल्कुल, विपक्ष अपना प्रोपेगेंडा फैलाए, उसके पहले आप अपनी सारी तैयारी जनता के सामने रख दो, जनता समझ जाएगी। आज काकरोच पार्टी का एक भी व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता। अभी अगले चुनाव आएगा, बोल रहे हैं ना हम चुनाव नहीं लड़ेंगे इसलिए तो हमें 10-10 वोट नहीं मिलने, क्योंकि तुम आए हो अराजकता फैलाने के लिए, मुद्दे सही उठा रहे हो, फैला अराजकता रहे हो। तो जैसे ही सही मुद्दा उठे वैसे ही तत्काल को सरकार को कंट्रोल कर लेना चाहिए। नहीं, और मुद्दे भी ऐसे, सरकार भी समस्या का सॉल्यूशन ऐसे करे जो लोगों को लगे नहीं हमारी। अब एक मामला और ये लेके आ रहे हैं कि यूपीआई पे सरचार्ज लगाने वाले हैं। हाँ, कि आपके 2000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन होगा और आपका पैसा कटेगा। अब जनता तभी नाराज हो जाएगी, युवा वर्ग नाराज हो जाएगा। नहीं, नाराज इसलिए होगा, एक तो आपने पूरा पैसा बैंक में जमा करा लिया। हाँ, अब बैंक में पैसा जमा कराने के बाद आप बोल रहे हो 2000 के ऊपर हम फिर पैसे लेंगे। मतलब 2000 रुपये कौन लेगा? जिस बैंक से आपने पैसा भेजा है वो बैंक लेगी, जिस बैंक में गया वो बैंक लेगी, और जिसके थ्रू गया, जिस पेटीएम के थ्रू गया, इनके थ्रू गया, वो लेंगे। मतलब एक अब आपके ट्रांजेक्शन पे 3 लोग और दावेदार हो गए। मतलब इनकम टैक्स दे रहे हो आप, सेल टैक्स दे रहे हो आप, जीएसटी दे रहे हो आप, वो उसके बाद ही एक नई चीज आ गई। तो और पैसा हड़प लिया सरकार ने कि बैंक में डाल दो सारा पैसा। तो भैया अब तो अपना पैसा 50,000 रुपये निकाल के ले आएंगे और फिर हम नकद लेन देन कर लेंगे। तो हमारे जो 3 लोगों को हमें देना पड़ रहा है नहीं देना पड़ेगा हमें, अल्लाह हम उस पैसे को बचाएंगे ना। तो अब ये चीज़ें सरकार को क्लियर करनी पड़ेगी, तुम चाहते क्या हो, 2000 रुपये तुमने क्यों कर दिए। ये अभी क्या एक तर्क दिया इन्होंने मूर्खतापूर्ण वाला कि वो पैसा व्यापारी से कटेगा, तो व्यापारी अपनी जेब से देगा क्या? 100 रुपये की चीज़ 125 कर देगा वो। जीएसटी को व्यापारी देता है, जीएसटी हम देते हैं, वो उतना पैसा बढ़ाता है, जीएसटी और राज्य की भी दो और केंद्र की भी दो, सारी सब जोड़ के देता पैसा वो। तो अब ये इतना व्यक्ति बेवकूफ है। अभी एक हास्यास्पद बात और हुई बड़ी जोरदार, वो जो अभी पेट्रोल पंप में पेट्रोलों में जो मिला रहे हैं वो E20 इथेनॉल जो मिला रहे हैं। अभी मैं पेपर पढ़ रहा था, एक बड़ा जोरदार तर्क दिया कि यदि व्यक्ति इथेनॉल नहीं मिलाएंगे तो 125 रुपये का आपको पेट्रोल पड़ता। और दूसरी खबर कि पेट्रोल वाली जो इथेनॉल वाली जो गाड़ी है वो 4 किलोमीटर का एवरेज कम दे रही है, ये सरकार ने स्वीकार किया। अब इनको ये कैलकुलेशन कौन सिखाएगा कि तुम 125 रुपये का पेट्रोल दे दो, अभी दे रहे हो तुम 100 रुपये का, है ना, क्या बोल रहे हैं कि 125 मिलता। अब 100 रुपये के पेट्रोल में 4 किलोमीटर आपकी गाड़ी एवरेज कम दे रही है, 8 रुपये किलोमीटर गाड़ी चलती है, तो 8 चौक 32 रुपये का पेट्रोल आपने हमें कम दिया। यदि आप 125 रुपये कर भी दोगे और हमारी गाड़ी 4 किलोमीटर का एवरेज ज़्यादा देगी तो हमें वो 25 रुपये से 10 रुपये हमें ज़्यादा अरे फायदा है उससे। 125 दे दिया तो भी हम फायदे में 10 रुपये, तो यहाँ तो 38 रुपये नुकसान में है वो, और 10 रुपये नुकसान होगा ये, तो डबल हमें नुकसान हो गया। अब आप इनके तर्क कहाँ ढूंढोगे? वो बड़े दम से बोल रहे हैं नहीं ऐसा नहीं हो, इतना पड़ता आपके लिए। मतलब ये कैलकुलेशन जैसे बच्चों को समझ में जाए फिर बढ़ जाएंगे। सरकार को थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। ये ना समझेगा सरकार खुद समझदार है, लोग भी समझदार हैं। राहुल गांधी के फ्लॉप होने का सबसे बड़ा कारण है कि उसको इन कैलकुलेशन अभी बोल देगा 200 करोड़, फिर बोल देगा 500 करोड़, फिर बोल देगा 800 करोड़, फिर 8000 करोड़। पॉपुलेशन नहीं हो तुमने उतना गणित दे दिया। अभी एक नया गणित दे दिया राहुल गांधी ने उठा के उसके ऊपर इनके छात्रों, नीट के छात्रों के ऊपर कि 28 लाख करोड़ का कमाती है सरकार इनसे, नीट वालों से, फीस वगैरह। हाँ, फीस वगैरह। उनका कोचिंग की फीस 4 लाख रुपए और उसकी फीस 8 लाख रुपए। तो ये ऐसे जो उठपटांग लॉजिक जो होते हैं ये फिर जनता के दिमाग में उठपटांग चल जाता है। सरकार का ये भाग्य अच्छा कि ऐसा विपक्ष मिला उसे। हाँ, उसकी इसी किस्मत से तो वो समझ रहे थे कि हम सब कुछ कर सकते हैं। उन्हें पता है विपक्ष किसी काम का है नहीं, और जो मन में आए वो करो। तो अभी नया विपक्ष तैयार हो गया है, यंग जनरेशन। और ये जनरेशन बड़ी खतरनाक है, कहीं भी मूव कर सकती है। 500 रुपये पे वो पत्थर फेंक सकते थे, ये बर्गर पिज्जा पे इकट्ठे हो सकते हैं, तो आगे कुछ भी कर सकते हैं लोग। कि जब भीड़ है, भीड़ में कुछ भी करोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने और गाइडलाइन लगा दी कि सर जी पे बात करो, पत्थर फेंके तो झेलो उसे। हाँ, उनके सुनो, उनके ध्यान से सुने। तो पुलिस वाला मरने के लिए जाएगा, पत्थर फेंक रहे बैठा के। अब कौन अपराधी? अभी भी तो जैन जी आंदोलन में यही हुआ, पुलिस पिटती रही, उसकी चर्चा नहीं है, लेकिन वो गालीबाज जो लड़कियां हैं उनकी चर्चा हो रही है। वो सब लोग उनके बचाव में आ गए। बिल्कुल। तो सरकार को ये षड्यंत्रों को भी समझना चाहिए
कोशिश ये करनी चाहिए कि घरेलू मामले में कोई ज़्यादा विरोध ना हो और समझदारी वहाँ बताए सरकार जहाँ जरूरी हो। ये जबरन E20 और E50 के चक्कर में अभी अरविंद केजरीवाल ने ये मुद्दा उठा लिया और वो तो ये तक कह रहा है कि अब ये एयरप्लेन उसमें भी हवाई जहाज़ों में इस्तेमाल करेंगे और वो तो और खतरनाक होगा। तो बरगलाने वाले तो यहीं पहले से नहीं बेटे, सही बात। सरकार को ये चाहिए, विपक्ष तो बरगला रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन आप सत्यता बताओ झूठ के पहले तो ये ऐसी कदम सरकार को उठाने पड़ेंगे। और ये जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, चाहे छात्रों की हो, चाहे शिक्षकों की हो, किसी की, चाहे आम जनता की हो, ये सरकार को करना पड़ेगा। आचार्य जी, ये और आप बताइए कि आने वाले दिनों में जिस तरीके की अभी तो आपने बड़ी बात की कि 27 से खतरनाक समय आने वाला है, तो क्या क्या स्थितियां और होनी चाहिए, क्या स्टेट्स की क्या स्थिति रहेंगी राज्य में? तो हमारे यहाँ तो कई जगह तो बहुत सारी आबादी का मतलब डेमोग्राफी भी बड़ी विचित्र है देश में। तो नहीं, इस देश में अभी देश बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। अभी तो आप देखो कई, अभी तो मेरा तो सरकार से निवेदन ये है कि अब जो राज्यपाल बिठाओ पढ़े लिखे बिठाना, कि आने वाले समय में कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। देश में भी राष्ट्रपति शासन की स्थिति बन जाएगी। जिस तरीके से उपद्रव मंगल में खड़े होंगे, अपराधी तो घुस जाएंगे। ये मंगल कब से कब तक चलेगा? ये तो बहुत लंबा चलेगा। 2025 से शुरू है, सितंबर 25 से सितंबर 32 तक चलेगा। अच्छा, 32 के बाद फिर भारत का स्वर्णिम युग आएगा, लेकिन स्वर्णिम युग से पहले जो महाभारत होगी उसको कौन झेलेगा? तो उन सबके लिए ये सब काम इन्हें करने पड़ेंगे। तो सरकार जितनी सजग रहेगी कि लोगों को अपेक्षा जो है वो नरेंद्र मोदी जी से, योगी जी से ज़्यादा है, क्योंकि ये व्यक्तिगत लोग ऐसे हैं कि इनका व्यक्तिगत कुछ लाभ ये नहीं देखते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। लेकिन इनकी जो टीम है, गड़बड़ वो टीम करती है। जैसे शिक्षा मंत्री था, गड़बड़ उसने की। अभी चुनाव हार गए, बिहार का चुनाव हार गए। ऐसे मुख्यमंत्री बनना होगा तो कोई व्यक्ति वोट थोड़ी देगा। उपचुनाव जो आ रहे हैं मध्य प्रदेश का, बागीपुर में और दतिया में जो जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव 4 दिन पहले मुद्दा उठा 302 एकड़ जमीन का, फिर चुनाव हो गया तो आदमी का उसी व्यस्त हो गए। तो ये जो सब बातें हो रही है कि यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत फेयर नहीं है, इनके खिलाफ दुनिया भर के आरोप है, इनको हटाओ और आगे बढ़ाओ। अच्छे स्वच्छ छवि वाले चेहरे लेके आओ। हाँ, वो समय नहीं कि आप किसी के ऊपर दांव लगा दें और जनता उसको स्वीकार कर ली। तो ये इंडिकेशन है। 2 चुनाव, छोटे चुनाव जरूर थे, उपचुनाव, लेकिन सरकार के लिए अलार्मिंग है। हाँ, पर सरकार को घमंड ये कि अभी तो ठीक है मार गए, उस चुनाव में फिर हम जैसे ये मुख्यमंत्री आएंगे सब 4 साल तक लूटो, 5 साल में इनको हटा देंगे, हम अपना चेहरा दिखा देंगे और जीत जाएंगे। तो ये जो प्लानिंग इनकी है, अब ये जनता समझना शुरू कर दी। 2% लोग तो इसको कैच कर रहे हैं। अब 2% लोग जब बात करेंगे तो 4% को ट्रांसफर कर देंगे वो, तो आपकी पोल खुल जाएगी। जैसे कांग्रेस की पोल कैसे खुलती थी? कांग्रेस 3 साल तक लपक लूटती थी, 4थे साल में वो IAS IPS सबके काम होते थे फटाफट, तो सब लिबरल हो जाते, नहीं यार काम हो काम। 5वें साल बड़े साइलेंट रहते थे, कुछ नहीं करना, और चुनाव हो जाता तो जीत जाते थे। 6वें साल से फिर लूटना शुरू। तो वो टेक्निक लोगों को, चूंकि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना मीडिया नहीं था, लोगों को समझने में टाइम लगा। लेकिन आज तो 2 घंटे में सब समझ जाते हैं। अब हर व्यक्ति पर चाल समझ गए कि आप मुख्यमंत्री से 4 साल तक लपक के लुटवाते हो, फिर उसको बदलते हो, फिर मोदी जी का चेहरा कर देते हो, फिर चुनाव जीत जाते हो। अभी सब लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को, काम में नहीं करते। मतलब अभी तो बड़ी स्थिति नेगेटिव है। तो उन सबको सुधारना पड़ेगा। और कारण क्या, ये गृहयोग ही ऐसे हैं जो अभी भारत के बड़े टफ चल रहे हैं, और आने वाला समय बहुत ही गंभीर समय है, उसको गंभीरता से लेकर ही उसकी व्यवस्थाएं करनी चाहिए, ताकि आगे के समय को हम बहुत अच्छे से जी पाएँ। नहीं तो बहुत नेगेटिव स्थिति इसमें बन रही है। आचार्य जी, आपने बड़ी मतलब एक तरह से ये सरकार को आगाह भी किया है। परिस्थितियाँ चूँकि ग्रह नक्षत्रों की ऐसी हैं, और भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ तो हम आए दिन संसद में देख ही रहे हैं कि विपक्ष से बोलते हैं खेत की, वो चला जाता है खलिहान की। जंतर मंतर पर धरना हो रहा है और राहुल गांधी लोट लगा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास के सामने। तो मुद्दे को वो तुरंत डाइवर्ट करते हैं। विपक्ष की इस चाल को सरकार को समझना चाहिए। एक बात और है, सरकार को इस आंदोलन में थोड़ी सख्ती भी बरतनी चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं कि साहब अब माफ़ कर दिया हमने और आपराधिक तत्वों को छोड़ दिया आपने। बिल्कुल नहीं, चाहे विपक्ष हो चाहे कोई हो, 1-2 बार इनको जरा सबक सिखाएं, तो रसूख बताएं थोड़ा, सरकार का रसूख क्या होता है। हाँ, नहीं, ये सुरक्षा की दृष्टि से सारे काम होते हैं। कुछ नहीं हुआ, कोर्ट में क्या 10 केस चल रहे हैं, 5 और चढ़ जाएंगे, वो कौन सी फर्क पड़ना है। आप अभी सुप्रीम कोर्ट बीच में घुस गया, प्रेम से आप प्रेम जजों की नियुक्ति लगा दो, बाहर खड़े कर दो आगे, बॉर्डर पे तुम खड़े जाओ, किसको मारना किसको नहीं मारना बताओ, भाग खड़े होंगे सबके सब। मतलब घर बैठ के AC कमरे में बैठ के प्रवचन देना एक अलग होता है, मौके पे बैठना एक अलग होता है, वहाँ जान आदमी के हाथ पे रखी होती है, जब भीड़ बेतरतीब होती है।
अब किसने क्या कर लिया? पाकिस्तान में लाखों मर गए, कौन सा मानवाधिकार पहुंच गया? अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हाँ, कर रहा है, कितने आतंकी अपराधियों ने पूरा कश्मीर को धो डाला, कौन वहां पहुंच गया जाकर? सरकार सख्त होती सारे काम कर लेती। और यहाँ तो गाजा पट्टी में इजराइल हमला करता है तो वो फिलिस्तीन का बेग टांग के आ जाती है प्रियंका गांधी संसद में, लेकिन ये पाकिस्तान रोज मार रहा है अफगानिस्तान में, वहाँ नहीं जा रहे महिला और बच्चों को, उसको बेग लेके कोई नहीं आ रहा। कोई नहीं है। तो सब ये चीजें हैं कि इसमें शक्ति है और जनता शक्ति पसंद करती है। अभी आप इस आंदोलन को बड़ी, अब नहीं थे बीच में मोदी जी लठ बजड़ो हम तुम्हारे साथ हैं, कितने लोग इकट्ठे हो गए, जैन जी से ज्यादा लोग थे उसमें, उस आंदोलन में। तो है मतलब आज मोदी जी जीत क्यों रहे हैं, विपक्ष हार क्यों रहा है? इतना होने के बावजूद भी लोग मोदी जी को लाइक करते हैं। वो तो इनकी आपसी टसल नहीं होती तो 400 पार थे। तो सारी स्थिति ऐसी है। तो आचार्य जी आपने बड़ा व्यंगम दृष्टिपात इस पर किया है और बड़ी इम्पोर्टेंट और रोचक जानकारी आपने दी ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से। ये बात बिल्कुल सही है कि देश इस समय बड़े संकट के मुहाने पे खड़ा है। हालांकि नरेंद्र मोदी जी जैसे योग्य और काबिल प्रधानमंत्री इन चीज़ों को समझते हैं और इन चीज़ों को अपने हिसाब से हैंडल वो कर भी रहे हैं, लेकिन ये बात भी देखना पड़ेगा कि जो काम इजीली हो जाए अपन खुद उसको मत बढ़ाओ। बिल्कुल। छात्रों के बाद शिक्षकों का बड़ा मुद्दा है, उनकी नौकरी पे बनाइए, आप उनकी नौकरी मत खाइए आप, ये भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। इसके अलावा यूपीआई जो आप चार्ज लगा रहे हो ये भी बड़ा मुद्दा बनेगा। तो ऐसे मुद्दे को आप तुरंत शांत करें, क्योंकि इससे बड़े गंभीर मुद्दे आने वाले हैं। तो आज कुछ कहना चाह रहे? नहीं। हाँ, तो आचार्य जी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की और देश की ताज़ा राजनीतिक हालत और वैश्विक राजनीतिक हालतों पर जो आपने अपना अनुभव दिया हमारे दर्शकों के साथ साझा किया, इसके लिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरी दुनिया भर से हमसे जुड़ते हैं, सवाल करते हैं। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।